नो मैम। मेरा बच्चा थोड़ा सा ना इशू हो रखा है लैपटॉप से। मेरा लैपटॉप का ऑडियो सिस्टम खराब हो गया है। ये मैं कल रिपेयर करा लूंगी। इसमें इशू ये आएगा कि मेरी ऑडियो किसी दूसरी अवंती फेलोज से आपको शो होगी, वीडियो कहीं और से। तो अगर आप मेरे को मेरी वीडियो देखना है उसको पिन कर लेना, ठीक है? पिन करके चेक करना। पिन करके देखो एक बार, 3 अवंती फेलोज दिख रहे होंगे। एक तो मेरा स्क्रीन शेयरिंग है और 2 अलग से। पिन करके देखना, एक ना एक पे मैं दिख जाऊंगी आप लोगों को। दिख होता गए है ना, मैम। मतलब जब तक टीचर नहीं दिखते तब तक कुछ ना कुछ। हाँ बेटा, कल वाईफाई हुआ था, आज ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। अब ना एक काम करना पड़ेगा, क्लास का जो टाइमिंग है ना पंडित जी से निकलवाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई टाइम बता दो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। मैम मैं भी यही बोलने वाला था अभी। हाँ मेरे को पता है ना बच्चे क्या बोल सकते हैं। चलो, लेकिन अब वाईफाई का इशू नहीं होगा, वाईफाई मैंने सॉर्टेड करा लिया। एंड इवन ये लैपटॉप लास्ट क्लास तक सही कर काम चल रहा था, बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इसमें ऑडियो सिस्टम नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है। लैपटॉप से कोई वॉइस नहीं आ रही है किसी भी चीज में। यूट्यूब नहीं चल रहा है, क्लासेस में आप लोग बोल रहे हो इसलिए फोन से कनेक्ट करना पड़ रहा है। चलो वो अलग बात है। अब आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है। ध्यान से समझना बिल्कुल चैप्टर, बेसिक से डिटेल तक हम लोग पढ़ेंगे। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करा हम लोगों ने। तो क्लासिफाई किन किन किंगडम्स में करेंगे, कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। नहीं है? अब एक ट्रिक लिख लो मैम मैंने सबसे। एक क्वेश्चन भेजा था। कहाँ पे भेजा था बेटा आपने क्वेश्चन? मैम आपके पर्सनल नंबर पे, क्योंकि अभी ग्रुप नहीं बनाया है किसी ने। ग्रुप तो बन रखा है बेटा, मैं आपको ऐड करा दूंगी। और पर्सनली मैं एक बार चेक कर लूंगी, क्योंकि पर्सनली बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं ना बच्चों के, तो ग्रुप में तो मैं चेक भी कर लेती हूँ। दिव्यांश मैम को मैं डाल भी ऐड नहीं हूँ ग्रुप में। ग्रुप मैं में भी मैं भी ऐड नहीं हूँ। ज्यादा उसने पवन ने बनाया था ग्रुप। ठीक है, क्लास के एंड में बता दूंगी, अभी पढ़ लो पहले। ठीक है, 1 घंटा पढ़ ले। दिव्यांश कोई डाउट है बेटा? मैम मैम मैं कह रहा था कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? बेटा कैरेक्टराइजेशन का मतलब और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कैरेक्टराइजेशन मतलब किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग बता देना। मतलब कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग करना, उनके कैरेक्टर्स बता देना कि भाई ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। क्लासिफिकेशन में अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं हम लोग। ओके मैम। ठीक है, चलो ट्रिक पे आ जाओ हमारे पास। एक छोटी सी ट्रिक है, LECHC। नाम सुना है? लीच का नाम तो सबने सुना होगा, तो आज लीच की थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। LECH, सी आगे ऐड कर देना। अभी LECHC क्या है? एल का मतलब होता है लीनियस। सुनिए आज से पहले ट्रिक। ई फोर अर्नेस्ट, ये साइंटिस्ट के नाम है। सी फोर कॉपलैंड। एच फोर एच विटेकर। ये एच विटेकर लिख लेना, बहुत काम आती है ट्रिक। एंड अगेन सी फोर कार्ल वोर्स। अब ये साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने मेरे को अलग अलग किंगडम्स क्लासिफाई करके दिए थे। एल लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर ने दिया था हमारा 5 किंगडम, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वोर्स ने दिया था। और हम लोग पढ़ते कौन से वाला है डिटेल में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये वाला। ये ट्रिक मेरे को बताओ सबको समझ आई या नहीं आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। व्हाट इज सिनर्जिज्म एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक? बेटा आज आपके एक दोनों डाउट्स मैं आपके सॉल्व कर दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा चैप्टर से अलग टॉपिक है, बट आज मैं आपको बता दूंगी। ये ट्रिक याद हो गई, LECH लीच से याद रखना, और फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोर्स ने दिया था। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लो इस चैप्टर में। अगर हम बात करें बच्चों सेल की, तो 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। यूकैरियोटिक। डिफरेंस पता है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अरे वाह,
आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट हो। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यस मैम। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब मैम उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। वेरी गुड। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब विदाउट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। इसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। या न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। सेल दो टाइप की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुत टर्म हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों को टर्म्स में प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है, सबको पता है। यस मैम। Yes. ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक। बच्चे साथ साथ नोट्स बना लेना। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ Photosynthesis. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? मैम जब ऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब CO2 प्लस H2O से जब, यस दिव्यांश, मैम कह रहा हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हाँ वेरी गुड, लाइट के प्रेजेंस में जब हमारे पास ग्लूकोज बनता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और हॉलोजोनिक पैरासाइट। और पैरासाइट। अच्छा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, राइट। पैरासाइटिक में किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। होलोजोइक के अंदर पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है? मैम यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर होता है और जिसमें और सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अरे यूनिसेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। और मल्टी सेलुलर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से जो बने होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सेल। मैम यूनिसेलुलर में केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है ना? एक ही टाइप की सेल होती है बेटा, एक सेल नहीं होती, एक ही टाइप की सेल्स होती है। सेल बहुत सारी होती है। लिख लो इसको जल्दी से। मैम। हाँ जी, मैम ये शीट आप गूगल में मैम प्रोवाइड करवा दीजिए। क्या बेटा? मैम जो आप ये नोट्स बना रहे हो मैम, तो ये गूगल में मैम भेज दीजिए ग्रुप में। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, जिसको साथ साथ लिखना है साथ साथ लिख लो, योर चॉइस। ओके मैम। ठीक है, आगे। अब इसके बाद आता है कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम को 2K क्लासिफिकेशन लिख दो, समझ आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्लासिफाई हुआ था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल, प्लांटी और एनिमेलिया। यस मैम। अब प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? केयरलेस लीनियर। इन्होंने किस बेसिस पे दो किंगडम्स बनाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया कि भाई जिसके अंदर सेल वॉल है वो सारे प्लांट के अंदर आएंगे, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो सारे एनिमल्स के अंदर आएंगे। जो फूड अपना खुद से बनाते हैं वो प्लांट के अंदर आएंगे, जो फूड खुद नहीं बनाते वो एनिमल्स के अंदर आएंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अब देखो जरा इन्होंने क्या क्या लिखा। प्लांटी के अंदर इन्होंने रख दिया बैक्टीरिया, प्लांटी के अंदर ही इन्होंने रख दिया फंजाई, ठीक है। और एनिमेलिया में इन्होंने रख दिया अमीबा और पैरामीशियम। वर्टिब्रेटरी लिख लो, चलो पैरामीशियम भी लिख देती हूँ। ऐसे इन्होंने मेरे को ये दिया। अब इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स आए होंगे जिसकी वजह से मेरे को 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम ऐसे बनाने पड़े, है ना। अब इनके ड्रॉबैक देखो। जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, छोटी सी बात है, वो यूनिसेलुलर होता है और
प्रोकैरियोट होता है। लेकिन फंजाई मल्टी सेलुलर होता है और यूनी यूकैरियोट। यूकैरियोट। अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, जबकि वर्टिब्रेट मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ड्रॉबैक देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, एनिमेलिया में भी यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, तो मतलब मिक्सिंग हो गई इसकी यहाँ पे। तो इसी की वजह से मेरे पास ड्रॉबैक्स आ गए। क्या क्या ड्रॉबैक लिखोगे? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम आप थोड़ा स्लो चलोगे? चलो ठीक है, और स्लो करा देते हैं। मैंने बोला भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, एक प्लांटी एक एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया किस बेसिस पे डिवाइड किया? सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल। cell. कि भाई सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि भाई प्लांटी के अंदर मेरे पास बैक्टीरिया आ गए, प्लांटी के अंदर इन्होंने फंजाई रख दिया। फिर जब मैंने देखा भाई बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। फंजाई लेकिन वो मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे बेटा देखने के लिए मिल रहा है ना मेरे को कि यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया एक ही किंगडम में। यस। हम एक बार प्रोकैरियोट और Yes, ma'am. यूकैरियोट के बीच में फिर से डिफरेंस बता दीजिएगा। देखो देखो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनका न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल को बोलता है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू। अगेन कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है भाई, पुराने टाइम वाला न्यूक्लियस है। पुराने टाइम में न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी। यू ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आया समझ अब सबको? यस मैम। ठीक है, जिज्ञासा समझ आ रहा है बेटा? अभी तो थोड़ा स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम आ रहे हैं। जहाँ पे आप लोगों को फास्ट लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, बिकॉज आप लोग मेरे लिए नए हो, आप लोगों के लिए मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बता सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को? फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता रही थी ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब था कि भाई इन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी थी क्लासिफाई करने में। तो पहली मिस्टेक इनकी ये थी कि इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। थी या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। यूनिसेलुलर केप्ट विद मल्टीसेलुलर, और नेक्स्ट प्रोकैरियोट केप्ट विद यूकैरियोट। और जब इसकी और एग्जांपल आप देखोगे ना वहां पे आपको ये भी पता चलेगा, फोटोसिंथेटिक केप्ट विद नॉन फोटोसिंथेटिक। ये थे भाई हमारे कैरोलस लीनियस के ड्रॉबैक। फिर इसके बाद टू किंगडम के बाद हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। चले आगे स्लाइड पे। पोजीशन क्या होता है? क्या बेटा? कंट्रावर्शियल पोजीशन। कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी ही तो है बेटा मेरे पास कि भाई इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। और एक कंट्रोवर्सी का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये देखो कंट्रोवर्सी का एग्जांपल आता है यूग्लिना। एक एग्जांपल आता है इसका क्लेमाइडोमोनास। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है, अगर उसको हिंदी में दे, हिंदी में क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी, जहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग, भाई समझ नहीं आता ये करे या ये करे। एक टर्म होता है ना हिंदी में, क्या टर्म होता है पवन? कंट्रोवर्सी में फंस जाना हिंदी में दुविधा, दुविधा है ना। दुविधा में फंस गए हैं भाई, क्या करे? ना तो क्लास छोड़ के जा सकते ना ही क्लास में रह सकते।
ऐसे वाली। अब युगलिना के साथ क्या दुविधा थी? युगलिना के साथ ये दुविधा थी बेटा कि ये फोटोसिंथेटिक था। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसको आइडियली किस में जाना चाहिए? प्लांट। प्लांट में। लेकिन भाई यूलिना के पास फ्लैजिला भी था। फ्लैजिला था तो ये मूवेबल था, और प्लांट्स तो मूव नहीं करते। तो इसका मतलब इस फ्लैजिला के बेसिस पे इसको किसके अंदर जाना चाहिए था? Animals. है ना कंट्रोवर्सी यहाँ पे? यस मैम। ना सावन अर्पित बेटा बताओ डाउट्स अपने। मैम एनिमली भी तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एनीमिया और इनेमिया। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन उस पर अब क्वेश्चन नहीं आते, वो आरबीसी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ना। विद आरबीसी को एनीमिया, विदाउट आरबीसी एनीमिया। क्वेश्चन नहीं आते अब उस पे, इसलिए नहीं पढ़ाते वो। मम्मी एक और बार बता दो। ये मैंने बोला, अब एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, तो मैं कंट्रोवर्सी बता रही हूँ आप लोगों को। कंट्रोवर्सी मेरे पास युगलिना के साथ आई थी कि युगलिना फोटोसिंथेटिक था, कि भाई फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो। अब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो आइडियली किसके अंदर जाना चाहिए? वो Plants. के अंदर जाना चाहिए। फिर हमने देखा कि भाई इसके पास फ्लैजिला भी है, ये मूव भी कर सकता है। मूव कर रहा है तो भाई प्लांट के अंदर थोड़ी ना एनिमल्स होना चाहिए। एनिमल। जो कर बेटा, ये कंट्रोवर्सी था। क्लेमाइडोमोनास के साथ भी सेम कंट्रोवर्सी था कि भाई ये भी फोटोसिंथेटिक था, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है, लेकिन इसके पास भी फ्लैजिला था। आई कंट्रोवर्सी समझ में? यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। कौन से ईयर में दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 89 यस ये रहा। 1969। यस मैम। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? पहले बेसिस पढ़ते हैं। Ma'am, mode of nutrition. वेरी गुड। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Cell structure. Ma'am, mode of reproduction. मैम थैलेस डिफरेंशिएशन। Habitat. मैम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। Phylogenetic relationship. मैम थैलेस डिफरेंशिएशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फाइलोजेनेटिक। Cell structure, body organization, mode of ये 5 कैरेक्टर थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक है। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है सेक्सुअल है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है भाई ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है इनकी। बेटा कोई डाउट? आपने हैंड रेज किया। सादिया यस मैम। बताओ। मैम 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना होगा? दोबारा बोल। अच्छा 3 और 4 नहीं, 3 और 4 नहीं पढ़ना है आपको। ओके मैम। ठीक है, जो जो चीजें पढ़नी है, जहां जहां से नीट में क्वेश्चन आए हुए सब बताऊंगी, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। एनसीईआरटी का भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, और जितना आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है वो भी मिस नहीं होगा आप लोगों को। ओके मैम। बेसिस समझ में आया सबको? अब 5 किंगडम कौन कौन से है मेरे पास? फर्स्ट किंगडम Monera. मनारा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट, Fungi. प्लांटिया और एनिमिलिया। एनिमलिया। Animalia.
ये मेरे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी ओपन की हुई है या नहीं ओपन की हुई है? चलो, अब आपकी एनसीईआरटी में, अरे एक सेकेंड, एक टेबल दी हुई है, टेबल ओपन करो वो वाली। मैं भी यहाँ पे आपको टेबल ओपन करके दिखाती हूँ। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो? मैम टेबल 2.1 है। हाँ, वही टेबल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उस टेबल से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस टेबल से। हमारी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। एक सेकेंड बस, टेबल मैं आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा ये बताओ मेरे को, नोट साथ साथ बना रहे हो ना बाकी सबके लोग? और साथ साथ एक और चीज करना बच्चों, एनसीईआरटी में भी पॉइंट्स हाईलाइट करके चलना। बिकॉज आपको पता है फाइनली नीट में काम तो एनसीईआरटी आने वाली है। और एनसीईआरटी आप लोगों के पास नई है या पुरानी है? मैम पुरानी पुरानी एनसीईआरटी है। चलो पुरानी भी चलेगी। जो फिर पुरानी में से एनसीईआरटी में से चीजें कट होंगी ना, वो मैं आप लोगों को बता दिया करूंगी कि भाई ये हमने न्यू ली है की बुक। न्यू लिया है तो न्यू भी चलेगा। मैम लेकिन नेट में तो डिलीटेड प्लेयर्स भी आते हैं। नीट में तो डिलीटेड वाला ही आएगा ना। लेकिन अभी एनटीए ने कुछ ऐसा नहीं बताया है कि भाई डिलीटेड आएगा या नहीं आएगा। अभी उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। जब भी आ जाएगी गाइडलाइन मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी टेबल ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन बनता है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सारे पूछूंगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब पहली चीज याद रखनी है भाई, जितने भी मोनेराज है, मोनेरा के अंदर सारे के सारे क्या आएंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आएंगे। और मोनेरा ही एक ऐसा अकेला किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक आएंगे। मतलब जितने भी मेरे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, वो सारे के सारे मैंने उठा के किस में रख दिए? मोनेरा में रख दिए। और बाकी सब में सिर्फ यूकैरियोटिक आए। तो पहला क्लासिफिकेशन जो था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे था। सेकेंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। मोनेरा के अंदर मैंने सारे वो मेंबर रख दिए जिनकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक थी, जो सेलुलोज से नहीं बनी हुई थी। उसके अलावा पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई थी। लिख लो इसको यहीं पे, पेप्टाइडो ग्लाइकन से मिलके आपकी सेल वॉल मोनेरा की बनी होती है। फिर प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा कि भाई सेल वॉल है, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन काइटिन, तो मतलब मैंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी है, उनको मैंने एक अलग किंगडम में डाल दिया जिसका नाम दे दिया फंजाई। और जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है उनको प्लांटी में रख दिया। जिनकी सेल वॉल नहीं है जिनके पास, उनको एनिमल्स में रख दिया। फिर मैंने देखा भाई प्रोकैरियोटिक है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होगी ही होगी मोनेरा में, और बाकी सब में प्रेजेंट होगी। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यस मैम। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ध्यान रखना है। हम लोगों को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये पता है कि भाई सबसे पहले सेल होता है, सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही ऑर्गन ऑर्गन से organ system ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गेनिज्म। अब इनमें से देखना इनके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। तो जितने भी मोनेरा है वो सब के सब सिर्फ सेलुलर है, मतलब सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं। प्रोटिस्टा भी सारे सेलुलर है। और फंजाई मल्टी सेलुलर है, और जो उनके सेल्स हैं वो
टिश्यूज की फॉर्म में, लेकिन लूजली पैक्ड टिश्यूज इनके अंदर देखे जाएंगे। प्लांटी के अंदर टिश्यूज हैं प्लस ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे कुछ। एनिमल्स में टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो अकेले ऐसे किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकता है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक दो टाइप के होंगे, या तो वो कीमोसिंथेटिक होंगे, मतलब केमिकल एनर्जी से अपना फूड बनाएंगे, या फिर वो फोटोसिंथेटिक होंगे, लाइट एनर्जी से अपना फूड बनाएंगे। केमिकल एनर्जी से बनाएंगे, कीमोसिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेसिस। फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना बेटा टेबल में? नो नो मैम। No, ma'am. कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल एनर्जी से, फोटो लाइट एनर्जी से। फिर ऑटो के साथ साथ ये हेट्रो भी हो सकते हैं। हेट्रो के अंदर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब जो स्टडी मैम जो किसी और डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जैक्टली डेड एंड डिकेइंग। और पैरासाइटिक मैम जो जो किसी कि और डिपेंड होते हैं। किसी और की बॉडी या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिज्ञासा है क्लास में? यस मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी मेरे पास ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक नहीं होंगे। फंजाई सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक कभी नहीं होंगे। हेट्रो में भी सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं और पैरासाइटिक हो सकते हैं। प्लांटी, प्लांटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, वो भी फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया, एनिमेलिया हमेशा, एनिमल्स हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होंगे। प्लांटी हमेशा ऑटोट्रॉफ होंगे, एनिमल्स हमेशा हेट्रोट्रॉफ होंगे। फंजाई भी हमेशा हेट्रोट्रॉफ होंगे। ये है मैम हमारा। मैम बोलो। प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफिक ओनली दिया है, तो तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएंगे ना, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नहीं, फंजाई के अंदर होलोजोइक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा होलोजोइक इसके अंदर। प्रोटिस्टा में मैम। हाँ किसमें? हाँ प्रोटिस्टा के अंदर होलोजोइक नहीं आएगा, लेकिन सेप्रोफिटिक आ सकता है और पैरासाइटिक। होलोजोइक सिर्फ एनिमल्स होता है, हम लोग भी तो ओके मैम। अब क्वेश्चंस पूछ लो आप लोगों को यहाँ से। मैम व्हाट इज काइटिन? यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंट विद काइटिन, काइटिन क्या होता है? काइटिन एक केमिकल कंपाउंड होता है बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ऐसे ही काइटिन होता है। ये आप उसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं अब? यस मैम। यस मैम। रेडी हो सब? यस। का मैं नाम लूंगी, उससे क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप लोगों को भी पता, आप लोग हैंड रेज कर सकते। आप अपनी नोटबुक्स बंद करो पहले, बुक्स बंद करो पहले, तब पूछूंगी। कर ली सबने बुक बंद? यस मैम। यस मैम। यस सपना मैम। बताएंगे मेरे को। सपना बेटा, ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे? किंगडम विद ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सपना Yes, ma'am. बताओ बेटा। नहीं पता है वो बता दो कि मैम नहीं पता। मैम नहीं पता। हैंड रेज करो जिसको पता है। ज्योति बताएंगी। किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैपिंग करो ज्योति के लिए। ऐसे कौन से दो किंगडम्स हैं जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे जाते हैं? कौन बताएगा? आयशा बताएंगी, आयशा। Yes, ma'am. Ma'am, Monera and Protesta. वेरी गुड, मोनारा एंड प्रोटिस्टा। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया गया है? एनिमेलिया। एनिमेलिया, वेरी गुड। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर सेल वॉल किसी के अंदर प्रेजेंट है, किसी के अंदर नहीं, मतलब सब में नहीं है?
प्रोटिस्टा। प्रोटेस्टा। प्रोटिस्टा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास कोई यूनिसेलुलर एल्गी है और एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, तो दोनों को मैं कहाँ कहाँ पे रखूंगी? यूनिसेलुलर एल्गी को कहाँ रखूंगी? साजिया बताएंगी। मैम यूनिसेल्युलर को प्रोटिस्टा में और मल्टीसेल्युलर को फंजाई में। अरे मल्टी सेलुलर एल्गी बेटा, एल्गी, एल्गी इज ऑटोट्रॉफ। मैम एल्गी मल्टीसेल्युलर को तो फंजाई में रखेंगे। मल्टी सेलुलर बेटा, और मल्टी फंजाई के अंदर कभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था? सावन बताओ। नो, नो मैम। मैंने एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यूनिसेलुलर एल्गी को किस में रखेंगे, मल्टी सेलुलर एल्गी को किस में रखेंगे? मैम यूनिसेलुलर को तो हम रखेंगे प्रोटिस्टा में। वेरी गुड। मल्टी सेलुलर एल्गी? मल्टीसेलुलर को हम रखेंगे प्लांटी में। वेरी गुड, मल्टी सेलुलर एल्गी को प्लांटी में रखेंगे, क्योंकि फंजाई में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक था बेटा, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक था ना। यस मैम। हेट्रोट्रॉफिक तो सिर्फ कौन है? यस मैम। प्लांटी है, इसलिए उसमें नहीं रख सकते। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद मेरे ऐसे मैम कितने, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ही दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? ये वाला मैं लिख भी दूंगी अभी आप लोगों को, एग्जांपल्स देके समझाऊंगी ये वाला मैं आपको। मैंने क्वेश्चन ये बोला कि भाई जो यूनिसेलुलर एल्गी है, आप यूनिसेलुलर एल्गी को कौन से किंगडम में रखोगे और मल्टी सेलुलर एल्गी को कौन से किंगडम में रखोगे, ये क्वेश्चन है। आया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। यस आप बताओ, आंसर बताओ, क्या बताया मैंने? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के साथ रहेगा और मल्टीसेलुलर प्लांटी में रहेगा। वेरी गुड, मल्टी सेलुलर में प्लांटी को रखेंगे। अब इसका एग्जांपल्स लिखवाती हूँ, चलो एग्जांपल्स लिखो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे ना मॉड्यूल से? Yes, उसके ma'am. आगे के क्वेश्चन ट्राई करके देखे आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. में समझ में यस मैम। समझ में आया आगे के क्वेश्चन? यस मैम। Yes. यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ तक हम लोगों को सब कुछ क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को जो ये क्वेश्चन पूछा, इसको आप इम्पोर्टेंट डाल के लिख लो। एनसीईआरटी के साइड में लिखना चाहो एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, या जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। क्या था हमारा? एक थी मेरे पास क्लेमाइडोमोनाज, और था एक क्लोरेला, ठीक है। एक था मेरे पास अमीबा और एक था पैरामीशियम। अब क्वेश्चन ये है, क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला दोनों की दोनों एल्गी है। कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर। मैम यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एल्गी है। अमीबा पैरामीशियम दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, और ये भी यूकैरियोट है, एल्गी भी यूकैरियोट एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरे कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट होते तो वो इन चारों मेंबर्स को कौन कौन से किंगडम में डालते? क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, किस किस किंगडम में वो इनको रखते? मैम क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेले को प्रोटिस्टा में रखते। वेरी गुड। प्रोटिस्टा बेटा, कैरोलस लीनियस ने प्रोटिस्टा थोड़े ना, उन्होंने तो प्लांटी और एनिमेलिया दिया था बस। मैम वो प्लांटी में रखते मैंने हैं। प्रेजेंट का बता दिया, प्लांटी प्लांटी में रखते। प्लांटी के अंदर रखते। वेरी मैम गुड। प्लांटी अमीबा पैरामीशियम को कहाँ रखते? एनिमेलिया। एनिमेलिया एनिमेलिया के अंदर। मैम प्लांटी। हाँ, तो मतलब अकॉर्डिंग प्लांटी। टू किंगडम, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम
इन दोनों को किस में रखा जाता? प्लांटी में, प्लांटी है ना? और इन दोनों को एनिमेलिया एनिमल। मतलब अकॉर्डिंग टू टू किंगडम में हमने सबको क्या कर देते? सेपरेट कर देते। लेकिन हमारे जब RH विटेकर आए अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो मुझे दिख रहा है कि भाई अलग अलग आने चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मुझे क्या दिख रहा है? बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैम थोड़ा सा। अब मैम ये ऑटोट्रॉपिक ऊपर वाले ऑटोट्रॉपिक है, नीचे वाले भी। हेटरोट्रॉपिक है मैम। हाँ, ऊपर वाले ऑटोट्रॉपिक है, नीचे वाले हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, ऊपर वाले भी यूनिसेलुलर है, नीचे वाले भी यूनिसेलुलर है। ऊपर वाले भी यूकैरियोट है, नीचे वाले भी यूकैरियोट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे RH विटेकर इनको कहाँ रखते? मैम ऊपर वाले दो को प्रोटेस्टा में रखते। और नीचे वाले दो को मैम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा। वेरी गुड। नीचे वाले दो प्लांट। इन सबको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आता है कि भाई कैरोलस लीनियस ने इनको अलग अलग कर दिया था, तो RH विटेकर ने आके इनको कौन से किंगडम में रख दिया था एक साथ? क्योंकि हमें एक चीज सिंपली पता है कि भाई जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे। क्या इसके अलावा कोई भी किंगडम उठा लो, किसी के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है? यूकैरियोट है सब में, लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम समझना है? यस मैम। अर्पित? मैम मेरा एक छोटा सा डाउट हाँ, यस मैम। पूछो पूछो पूछो। मैम, जैसे मोनारा में स्पेसिफिकली बैक्टीरिया आते हैं हाँ, और फंजाई जैसे सब में होते हैं, तो मैम प्रोटिस्टा में स्पेसिफिक कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है उसकी। उसके अंदर कोई भी हो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट उसके अंदर आएंगे। एल्गी हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट आएंगे उसमें। ओके। इसीलिए वहां पे एक टर्म भी लिखा जाता है, नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ओके। एक और एग्जांपल ऐसे ही बता दूं, एक और एग्जांपल। यस मैम। यस स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा, तीनों की तीनों मल्टीसेलुलर एल्गी है। मल्टीसेलुलर है। कैरोलस लीनियस इनको कौन से में रखेगा? मैम प्लांट है। कैरोलस लीनियस मैम एनिमेलिया। एनीमिया। मैम एनिमेलिया बेटा एल्गी है, फोटोसिंथेटिक है, मैम मैम प्लांट प्लांट। मैम प्लांट है इसी में रखेगा। और RH विटेकर इनको कहाँ रखेगा? प्लांट है। प्लांट में रखेगा। प्लांट सिंपल है। है, सिंपल, प्लांट के अंदर रखेगा। तो ये चीज मेरे को क्लियर हुई भाई, जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी है वो सब प्रोटिस्टा में, जितनी प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर एल्गी है वो सब। प्लांट है। जिज्ञासा क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। चलो, मैम तो सब RH विटेकर ने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया था सर। नहीं, RH विटेकर ने 5 बेसिस लिए थे, मैंने लिखा है ना अभी। ये रहा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। कैरोलियस लीनियस से मैम, सॉरी। अच्छा हाँ, कैरोलस लीनियस ने बोल लिया था, या फिर एक छोटा सा कैरेक्टर उन्होंने वो भी ले लिया था कि भाई कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है कौन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी उनकी मिक्सिंग हो गई थी। फिर भी मेन उनका सेल वॉल था। मैम चलो, आपने स्पायरोजायरा के क्या लिखा है? स्पायरोगायरा, नेक्स्ट यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स ये प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ोगे आप, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा सब। हो गया? चलो, अब आते हैं हमारे पहले किंगडम पे। द फर्स्ट वन किंगडम इज मोनेरा।
अब हाईलाइट करना, मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमेशा याद रखना, मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा अबंडेंट का मतलब क्या होता है? हम तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाने वाले। पाए जाने वाले। आसपास देख लो, आपके हैंड में देख लो, माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथ में मिल जाएंगे। सोयल उठा लेना कहीं से, उसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग हो गए, डेजर्ट हो गए, स्नो हो गए। एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया। हाँ, आर्की बैक्टीरिया के अंदर पड़ेंगे सारे। ठीक है, वेयर जहाँ पे बहुत कम लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ना, वहां पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की इन, देखो लाइन एग्जैक्टली पढ़ना, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन, या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के ओन ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी पैरासाइट की तरह रह सकता है। जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के इनसाइड एज अ पैरासाइट रहता है उसको एंडो पैरासाइट बोलेंगे ना। यस मैम। यस मैम। बॉडी के अंदर पैरासाइट, एक्सो बॉडी के बाहर एज अ पैरासाइट रह रहा है। क्लियर हुई ये लाइन? क्या क्या चीजें याद रखोगे? बैक्टीरिया सोल मेंबर है, बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, और बैक्टीरिया हर जगह देखने के लिए मिलेगा। सिंपल। यस मैम। चलो, आता है कि भाई बैक्टीरिया को मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। 4। पहला कोकस। कोकस का मतलब वो बैक्टीरिया जिनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल है, स्फेयर जैसी है, अभी शेप भी दिखाऊंगी। बैसिलस जिनकी शेप कैसी है? रोड शेप है। ट्यूबरम जिनकी शेप कोमा शेप है। स्पाइरुलम जिनकी शेप स्पाइरल शेप है। 4 शेप, रिपीट आफ्टर मी। कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरल। कोकस, CBVS ऐसे याद रख लेना, या फिर BSCV, या फिर एक होता है ना BVSC, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। सुना होगा ना, कोर्स होता है PCD के बच्चे करते हैं, BVSC वेटरनरी साइंस। एनिमल्स की टेक केयर होती है, डॉक्टर BVSC से। शेप देख लो, कोकाई की शेप कैसी थी पूर्णिमा? मैम सर्कल हाँ, छोटी छोटी। और बैसिली की? स्फेरिकल। मैम रॉड शेप। स्पाइरुला की? स्पाइरल। कोमा। विब्रियो की है बेटा कोमा। और स्पाइरुला के अंदर देखो फ्लैजिला भी पाए जा रहे हैं। फ्लैजिला का मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये मूवेबल है, मूव, मूव कर सकता है। जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोटाइल। ठीक है, और बैसिली के मैम इसमें शिगेला किसका आएगा? क्या बेटा? मैम शिगेला किसका आएगा? दोबारा बोलो टर्म। मैम शिगेला किस पर आएगा इसमें? शिगेला ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बेटा आप जो टर्म बोल रहे हो ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, ये स्पेलिंग बताओ मेरे को, क्या बोल रहे हो आप? स्पेलिंग बता दो या फिर चैट सेक्शन में लिख दो। शिजेला मेरे को सुनाई दे रहा है, आप बोल रहे हो। अच्छा शिजेला, ओके ओके ओके। तो जो आपका शिजेला है ना बेटा, स्पाइरलम में आता है, स्पाइरला में। ठीक है, अमन आपका बार बार लीव हो रहा है बेटा, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? नेक्स्ट चले हम, यहाँ तक समझ में आ गया। शेप पे याद रखनी है आप लोगों को। फिर इसके बाद मेरे पास जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था बच्चों? ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों था या नहीं था? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब ये बोलता है कि भाई जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या है, वो दिखने में तो बहुत सिंपल है लेकिन काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। जैसे कि वो बहुत डिफरेंट टाइप की बीमारियां भी फैलाता है, हर जगह आपके सरवाइव कर सकते हैं, कैसी कंडीशन हो। तो इसलिए एक लाइन लिखी जाती है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। सिंपल दिखने में सीधे साधे हैं लेकिन एटीट्यूड बहुत बड़ा है, वो वाली लाइन।
दिखने में सिंपल है, एटीट्यूड बहुत बड़ा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। फिर इन बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक हमें पता ही है, अगर ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे तो लाइट की हेल्प से बनाएंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइट की तरह रहेंगे तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे तो जिज्ञासा उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइट। 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 और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो पैरासाइट। 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 यहाँ सबको क्लियर है एक एक पॉइंट? मैम। फिर आता है कि भाई मेरे पास जो बैक्टीरिया होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक्सक्यूज हाँ मैम। जी, मैम आपने कहा बैक्टीरिया हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, तो बैक्टीरिया वैक्यूम में रह सकता है? बैक्टीरिया वैक्यूम में नहीं रह पाएंगे। बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में, जहां पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। वैक्यूम में तो क्या होता है आपका, कोई भी गैस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता मैम। लाइक हाई टेम्परेचर। नेट, हाँ, हाई टेम्परेचर हो गया, सॉल्टी कंडीशन हो गई, लो टेम्परेचर में रह गए, बहुत एसिडिक मीडियम में भी ये रह लेंगे आपका। अमन आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बेटा अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो। क्लियर है? दीपांशु आपने मैसेज किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दोगे? टॉपिक समझ में आ गया था आपको? दीपांशु है क्लास में? अमन का फिर लेफ्ट हो गया, चलो ठीक है। अब आता है सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया पे। अब आर्की बैक्टीरिया स्पेशली वो बैक्टीरिया है जो हार्श से हार्श कंडीशन, जो अभी जिज्ञासा हमसे पूछ रही थी, क्यों ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन कि भाई इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो यू बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। मतलब दोनों की बैक्टीरिया की सेल वॉल ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो उस बैक्टीरिया को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि भाई वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर पाए। देखो एग्जैक्टली इन्होंने लाइन लिखी हुई है कि ये बैक्टीरिया स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? बिकॉज ये हार्श हैबिटेट में भी ग्रो कर सकता है। हार्श हैबिटेट, क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ से। सॉल्टी एरिया में जो ग्रो कर सकता है उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स। जो हॉट से हॉट स्प्रिंग में भी सरवाइव कर सकता है थर्मो एसिडोफिल। जो हमारे मार्शी एरियाज में भी पाए जा सकते हैं उनको बोलेंगे मिथेनोजेंस। मिथेनोजन होता है ना मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है। और आर्की बैक्टीरिया बाकी दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से इस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आया समझ? यस मैम। यस मैम। एरिया, सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में पाए जाने के लिए वाले टर्म ही क्या यूज करता है? थर्मोफाइल। मार्शी एरियाज के लिए मिथेनोजेंस। और मिथेनोजन के बारे में लिखता है कि भाई मिथेनोजन जो होता है हमारे रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स हमारे जितने भी कैटल्स होते हैं, काउस, बफेलोज, उनके गट के अंदर पाए जाते हैं, उनके स्टमक में पाया जाता है, और वहां पे मिथेन प्रोड्यूस करता है। मिथेन का फॉर्मूला CH4 काओ डंग से मिलती है। क्लियर? इसीलिए काओ डंग से वो गोबर गैस प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। मार्शी एरिया मतलब? मार्शी एरियाज का मतलब दलदला वाला एरिया, दलदला जहाँ पे कीचड़ वगैरह इस टाइप की चीजें होती हैं। CH4 डन? यहां तक बताओ, अपनी एनसीईआरटी एक बार देख लो अच्छे से, कोई भी पॉइंट कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो, बिकॉज आपको पता है एनसीईआरटी का एक वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 मिनट लो, अच्छे से देखो इसको। मैम रूमिनेंट का मतलब? रूमिनेंट बेटा क्या होता है ना, जो हमारी कैटल्स होते हैं ना उनके स्टमक वाले पार्ट को स्टमक ना बोल के रूमिनेंट बोलते हैं।
ओके मैम। यस बेटा। एक्सक्यूज मैम, मैम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, कि उस भाई वो इवोल्यूशन में कैसा था। हम आज होमोसेपियन से, हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे दिखते थे। अगर हम ये स्टडी करेंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, कैसे हम आज होमोसेपियंस बने। पहले के लोगों के पास क्या होते थे, उनका फेस थोड़ा बड़ा बड़ा होता था, उनका जो था वो बाहर की साइड निकला हुआ होता था, है ना। और भी उनकी वो, हम लोग पैर से चलता है वो टेट्रा पेडल थे, दोनों हाथ दोनों पैर से जैसे मंकी चलता है बिल्कुल ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे। तो इवोल्यूशन के बारे में मैं बता रही हूँ ना आपको, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में चेक कर रही हूँ कि भाई मेरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिज्ञासा से मैच कर रही है, तो इसका मतलब मेरे और जिज्ञासा के जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे, तो इसका मतलब मैं और जिज्ञासा, इसका मतलब सेम किंगडम में आ सकती है, नहीं आ सकती हैं। यस ऐसे मैम। हम उन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डाला था। मैम रूमिनेंट एनिमल का मतलब? बेटा रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि हमारे कैटल्स होते हैं, जितने भी काउस हो गए, बफेलोज हो गए, जो जनरली सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या खाता है, घास फूस खाता है, सेलुलोज बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास सेलुलेज एंजाइम होता है उनके स्टमक के अंदर। तो उनके स्टमक के अंदर, या फिर ऐसे बोलो उनके स्टमक को रूमिनेंट बोलते हैं, एक अलग से छोटा सा पार्ट होता है रूमिनेंट उनके स्टमक में, जो उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट कराता है। हम लोग सेलुलोज क्यों नहीं खा सकते ज्यादा, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं होता उसको डाइजेस्ट करने के लिए। या, लेकिन फिर भी हम घास फूस खाते हैं। हमारी मम्मियाँ बोलती है भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, नहीं पसंद होंगी ना आप लोगों को भी ग्रीन वेजिटेबल्स। नो दे आर टेस्टी। यस मैम, मैं जब भी मम्मी से मना कर, क्या बोल रहे हो सावन? जब भी मम्मी से मना करता हूँ मैं आपसे मना कर। अच्छा, आप जब मम्मी बोले ना घास फूस खाने के लिए, तो मम्मी को बोल देना मम्मी हमारे पास सेलुलोज एंजाइम नहीं है, हम नहीं खाएंगे। मैं तो यही करती थी, मैं भी नहीं खाती ग्रीन वेजिटेबल्स। मैम डंग वर्ड का मतलब क्या होगा? DUNG जिसमें लिखा है। काऊ डंग, गोबर। मैम जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है? हम जो ग्रीन वेजिटेबल उसके अंदर नहीं होता, जो ये पत्ते चने, उसके अंदर सेलुलोज। मैम आवाज कर रही है। आवाज कट रही है आपकी। सुहानी की साइड से रिपीट हो रहा था, अभी तो नहीं ब्रेक हो रही होगी ना वॉइस? नो मैम। वो सुहानी की स्पीकर में इशू है। तो मैं क्या बोल रही थी, जो हम लोग घास फूस खाते हैं ना उसके अंदर होता है सेलुलोज, बहुत कम बहुत कम अमाउंट में होता है। हाँ जी, कैसे बताओ? मैम जैसे पालक। हाँ, ये पालक, और मेरे को तो नाम भी याद नहीं है इनके। मैम एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होता है? क्या बेटा? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट में, मेटाबॉलिक मतलब इनके मेटाबॉलिज्म में वेरिएशंस देखे जाते हैं। मेटाबॉलिज्म समझाया था ना इसमें लिविंग वर्ल्ड में। देखो, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के जैसे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। भाई किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखे जाते हैं इनके अंदर, और एक ह्यूज अमाउंट में मेटाबॉलिज्म इनके अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मेरे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेरे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप लोगों के अंदर भी वही है। मेरे अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, मेरे अंदर और कौन से, रेस्पिरेशन ही चलता है वैसे तो एक रिएक्शन, और कौन कौन सी रिएक्शन चलता है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही मेटाबॉलिज्म है हम लोगों के बीच में, लेकिन अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। एक्सक्यूज मैम। यस जिज्ञासा। मैम व्हाट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना। ग्रॉस का मतलब होता है कि सपोज कर रहे हैं कि मैंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर अपीयरेंस, कि उनकी शेप कैसी है, उनका कलर कैसा है, उनका साइज कैसा है, और उनका हैबिटेट कैसा है। इसको बोलते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ग्रॉस जो बाहर से इजीली, फिनोटाइप। शेप, साइज, कलर, हैबिटेट। ठीक है, पहले जो प्लांट्स थे ना हमारे, उनको उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, और ट्रीज हो गए।
जो वो सबसे छोटे हर्ब्स, फिर उससे बड़े शर्ब्स, फिर सबसे बड़े ट्रीज, ऐसे। मैम सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या होता है? कौन सी स्पीसीज? सिम्पैट्रिक स्पीशीज लिविंग वर्ल्ड से है। लिविंग वर्ल्ड में आपका सिंपैथेटिक या फिर सिम्पैट्रिक? यस मैम। सिम्पैट्रिक स्पीसीज का अगर हम बात करते हैं तो ये वो स्पीसीज होती है जिनका स्पीसीज मैच करती है। दो सेम स्पीसीज की दो जो ऐसी स्पीसीज जिनकी मतलब ऐसे दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीसीज मैच कर रही है, उनको बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जब किसी के दो के जीनस मैच करते हैं उसके लिए अलग टर्म यूज करते हैं। जब किसी के दो ऑर्डर मैच करते हैं उसके लिए अलग टर्म यूज करते हैं, लेकिन नीट में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट आप लोगों का स्किप करा दिया था। ओके मैम। चले आगे। आर्की बैक्टीरिया तक सबको समझ में आ गया? आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, क्यों इतने ज्यादा? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? बेटा बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी टाइप के कितने वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आया समझ? यस मैम। चलो, फिर इसके बाद आते हैं मेरे पास यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रू बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो भाई हार्श से हार्श कंडीशन में नहीं ग्रो करेंगे, ट्रू बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मेरा ट्रू बैक्टीरिया है? आपको एक रिजिड सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी और उसके साथ साथ उनके पास एक फ्लैजिलम भी देखने के लिए मिलेगा। फ्लैजिलम इनको क्या हेल्प करता है? मूव कराने, मूव करने के लिए। ठीक है। मूवेबल। इसके एग्जाम्पल याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लिखते हैं शॉर्ट में BGA, और इनके अंदर होता है भाई क्लोरोफिल A। अब एल्गी है, फोटोसिंथेटिक भी है, तो फोटोसिंथेटिक होगा तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल A होता है। जैसा ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है ऐसे ही इनके अंदर पिगमेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया के 3 कैरेक्टर, ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है या फिलामेंटस भी हो सकती है। कॉलोनियल का मतलब होता है भाई छोटी छोटी कॉलोनीज बना के जो रहते हैं, जैसे एक एल्गी ये हो गई, एक एल्गी हो गई। आप लोगों को भी होगा ना कि जिस एरिया में रहते होंगे छोटे छोटे कॉलोनीज होंगी। यस शाजिया? मुझे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है और साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है ना? हाँ, दोनों का एक ही नाम है। इनका निकनेम होगा, जैसे साजिया को मैं कुछ और नाम से बुलाने लग जाऊं, शॉर्ट नेम होगा आपका घर का, ऐसे। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। ये वो है कॉलोनियल। कॉलोनियल समझ में आया कि भाई जैसे मेरे एक कैराना है, एक शामी या फिर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अलग अलग कॉलोनीज बना दी गई। एक कॉलोनी के अंदर सारे अग्रवाल फैमिली रह रहे हैं, एक कॉलोनी के अंदर गुप्ता फैमिली रह रही है, एक कॉलोनी के अंदर मित्तल फैमिली रह रही है, ऐसे वाली फैमिलीज। तो ये कॉलोनीज, और इसके अलावा इन कॉलोनीज, अपनी इन कॉलोनीज को इनको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलोनी के बाहर एक जिलेटिनस शीट भी लगा दिया कि कोई और इनके पास आ ना पाए या इनको हार्म ना पहुंचा पाए। कॉलोनीज किसके थ्रू सराउंडेड है? जिलेटिनस शीट के थ्रू सराउंडेड है, या फिर ये फिलामेंटस, इनकी जो बॉडी है ना ऐसे फिलामेंट्स में प्रेजेंट है ऐसे। ये जिज्ञासा? मैम ये जो कॉलोनी होती है किसी स्पेसिफिक फीचर के ऊपर बेस्ड होकर डिवीजन होता है इनका या फिर नॉर्मल डिवीजन? नहीं, नॉर्मली होता है ये, नॉर्मली। सभी नहीं रहते, अलग मतलब कुछ रहते हैं कॉलोनीज के अंदर, कुछ फिलामेंटस होता है, कुछ सॉलिटरी भी होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, कुछ ग्रुप में रहना पसंद करता है, अलग अलग टाइप के होता है। लेकिन जो जनरली साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बना के रहते हैं। आया समझ? यस मैम। फिर कॉलोनीज किसके थ्रू सराउंडेड होगी, वो भी पॉइंट? जिलेटिनियस। और इनका हैबिटेट कैसा होगा साइनोबैक्टीरिया का? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये ब्लूम भी बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये ब्लूम क्या होता है? ये आता है 12th क्लास में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो, इसको बोलते हैं हम आपका एल्गल
ब्लूम। एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को मैं। क्या हुआ, एक फार्मर था कोई भी, और वो फार्मर्स आपको पता है कि भाई अपने फील्ड में अपनी क्रॉप के ऊपर फर्टिलाइजर्स वगैरह स्प्रेड करता है नहीं करता है? यस मैम। फर्टिलाइजर डालता है, मैन्योर्स वगैरह डालता है, क्यों? अपने प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करता है। बारिश आई, वो जितना फर्टिलाइजर था वो पानी में बह के उसके आसपास वाली नदी में चला गया, तो मेरा वो फर्टिलाइजर किसके अंदर पहुंच गया? नदी के अंदर पहुंच गया। अब नदी के अंदर फर्टिलाइजर गए, अब वाटर उस पॉन्ड के अंदर या उस वाटर बॉडी के अंदर प्लांट तो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन उसके जगह वहां पे एल्गी ग्रो कर जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा जनरली, जब कहीं रास्ते में या कोई अगर विलेज वाले एरिया में कभी घूमने के लिए गया हो, तो जो खेत वगैरह होते हैं, क्रॉप्स फील्ड्स होते हैं, उनके आसपास अगर कोई छोटा सा वाटर बॉडी है, जनरली वो आपको पानी पूरा का पूरा ग्रीन दिखता है। या फिर सिटीज वगैरह में भी कहीं छोटा सा पॉन्ड होगा तो आपको पूरा का पूरा ग्रीन दिखता है, ऐसा लगता है भाई एल्गी एल्गी लगी है इसके अंदर, होता है नहीं होता है? यस मैम। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर देख लो, उसके सरफेस पे एल्गी लग जाती है, लेकिन अगर एल्गी वाटर के सरफेस के ऊपर लग रही है, एक तो सरफेस के अंदर लग रही है, एक सरफेस के ऊपर लगती है, तो जो ऊपर से सरफेस पूरा ग्रीन ग्रीन कर देती है ना, उसको बोलता है एल्गल ब्लूम। और ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर आती है, क्योंकि वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड तब होती है भाई जब उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालते हैं तो मतलब उसकी फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं हम, किसी एक्वेटिक बॉडी की फर्टिलिटी, और एल्गल ब्लूम वहां पे आ जाता है। अच्छा, अगर एल्गी पानी के अंदर ग्रो करेगी तो उस पानी के अंदर रहने वाली फिशेस की डेथ होगी या नहीं होगी? होगी। फर्टिलाइजर से तो इफेक्ट पड़ेगा ही उन्हें। फर्टिलाइजर से इफेक्ट पड़ेगा उनके ग्रोथ, मतलब उनके सर्वाइवल रेट पे। आगे सबको समझ में? एल्गल ब्लूम, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? यस तो अगर हम रिपीट कर दो। अगर आपसे कोई पूछे, देखो दीपांशु फिर से बताती हूँ, एल्गल का मतलब होता है एल्गी, ब्लूम का मतलब होता है पानी के को पूरा का पूरा घेर लेना। आप आसपास के एरिया में कहीं जाके देखना, घूमने या कहीं जाओगे तो देखना कहीं छोटी सी वाटर बॉडी हो, रनिंग वाटर नहीं होना चाहिए वो। रनिंग वाटर में तो ये होता है भाई फर्टिलाइजर निकलता है, पॉन्ड की तरह वही हाँ पोंड की तरह रुका हुआ पानी, वो ग्रीन ग्रीन होता है नहीं होता है ऊपर से सारा, एल्गी एल्गी, हाँ मैम ऊपर से है ना? होता है। इसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं दीपांशु। ओके। ठीक है, कि किसी पॉल्यूटेड पानी के अंदर एल्गी ने पूरा घेर लिया है, एल्गी एल्गी दिख रही है वहां पे। फिर इसके बाद बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। अब कोई बता सकता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज है? जो प्लांट मैम जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स कर देते हैं, उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहा जाता है। जिसको नहीं पता वो समझ लो। यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, मेरे पास नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होती है? N2 की फॉर्म, है ना? NO2। प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाए। अब भाई तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में करती है। हाँ, मतलब नाइट्रोजन तो चाहिए उनको, तो हम क्या कराते हैं, बैक्टीरियाज की हेल्प से, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर प्लांट नाइट्रेट नाइट्राइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना मैकेनिज्म पूरा कर लेते हैं। तो हमारे ये जो बैक्टीरिया है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी हेल्प करता है। क्वेश्चन ये आता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? हेट्रोसिस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल नोस्टॉक एनामीना। सॉर्टेड? मैम एक बार और बता एक बार दोबारा बता दे। देखो मैंने आपको ये, अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चीज तो समझ में आ गई, नाइट्रोजन फिक्स क्यों करनी पड़ती है? नो मैम। देखो फिर से समझो, फिर से समझो। हमें पता है नाइट्रोजन जो होती है, जैसे कि कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहती है? CO2 की फॉर्म में ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ऐसे ही नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहती है, गैस की फॉर्म में। अब मेरे जो प्लांट्स हैं वो CO2 को तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है वो आगे पढ़ोगे, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर पाते, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते। तो हमें क्या कराना पड़ता है, हमारी सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं,
ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को NO2 या NO3 या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे हैं एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में मेरे प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करना इस फॉर्म में कि भाई प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसी को तो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम जैसे मैम प्लांट को राइजोबियम भी तो एक बैक्टीरिया होता है ना, इसी के लिए। एग्जैक्टली, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है। जितने भी मेरे लेग्यूमिनस प्लांट है, दाल वगैरह वाले जो प्लांट होते हैं ना, दालों के प्लांट, उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम मेरा राइजोबियम करता है। एक बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया, ये भी आप 11वीं में पढ़ोगे सब। फ्रैंकिया बैक्टीरिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोबैक्टर होता है, नाइट्रोकोकस होता है, ऐसे सूडोमोनाज होता है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम ये आगे सारा। ये जिज्ञासा। मैम ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसका कोई एडवांटेज होता है रिवर बॉडी के लिए कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं? रिवर बॉडी नहीं बेटा, रिवर बॉडी नहीं, ये बैक्टीरिया का काम है। बैक्टीरिया का काम है ये प्लांट को नाइट्रोजन देना। अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना मैम। प्रोटीन बनाने। Yes, मैम। हाँ, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है भाई, नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। हमारे DNA के अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमारा जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है। स्पायरोगायरा जो वाटर की सरफेस पे लाई करता है या वाटर के नीचे भी रह सकता है? स्पायरोगायरा हमारा फिलामेंटस फॉर्म में होता है, तो आपके सरफेस और वाटर डीप ओशन दोनों में रह सकते हैं। ओके मैम। मैम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला है? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया। मैम एल्गी क्यों? क्योंकि वो तो मल्टी सेलुलर होती है और साइनोबैक्टीरिया तो यूनिक। साइनोबैक्टीरिया बेटा बैक्टीरिया है, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो एल्गल ब्लूम भी बना रहा है, इसीलिए उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया। मैम ब्लू ग्रीन Okay, ma'am. एल्गी जो था वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था अर्थ पे? एग्जैक्टली, अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था ये, जो अर्थ पे मिला था हमें। वेरी गुड। और बताओ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चीज ये है कि पहले हमें ऐसे बैक्टीरिया मिले थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस में H2O का यूज होता है, लेकिन जो पहले वाला सबसे पहले वो बैक्टीरिया एसिड शायद करते थे, H2O ना यूज करके सल्फाइड H2S, के फेस में करते। हाँ, वो H2S यूज करते थे। या आप 12th में पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर में। मैम ये जो फ्लैजेला है सिर्फ यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास ही होता है या आर्किक बैक्टीरिया के पास भी होता है? ये नहीं, आर्की बैक्टीरिया के पास नहीं होता, ये सिर्फ यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, मैम सब में नहीं होता। मूवमेंट नहीं करते? आर्की बैक्टीरिया मूव नहीं करते। ओके। और पूछो। मैम एक और बता दो, इसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं आपका, क्योंकि इनके पास ये जनरली मोटाइल होता है। हमारे जो आर्की बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर थी, एग्जैक्टली जैसी सेल वॉल की स्ट्रक्चर होनी चाहिए वैसी ना होके थोड़ी डिफरेंट थी वो, है ना, इसलिए उनको आर्की बैक्टीरिया नाम दे दिया। लेकिन इनके पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो प्रॉपरली पेप्टाइडोग्लाइकन से ही मिलके बनी होती है, इसीलिए इनको ट्रू बोलते हैं कि भाई ये बिल्कुल सच्चे वाले बैक्टीरिया हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर प्योर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल रखते हैं, और ये हार्ट सेल में भी नहीं पाए जाते। हाँ जी मैम नॉस्टोक और एनाबिना जो है ये साइनोबैक्टीरिया के टाइप ये है? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, जिनके पास ये हेट्रोसिस्ट सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती है। ओके मैम। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया होगा, उसमें एक हेट्रोसिस्ट सेल भी बनाई हुई है। मैम मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब जो चल सके। तो मैम इसमें यूकैरियोटिक में तो मोटाइल सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही कर सकते हैं?
नहीं, और भी बैक्टीरियाज कर सकते हैं मोटाइल, लेकिन इन्होंने बोला देखो इफ मोटाइल, अगर हमारे मोटाइल होंगे बैक्टीरिया तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जरूरी नहीं है सब में, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, नहीं तो मोटाइल नहीं होंगे। ओके मैम। ठीक है, फिर ये तो था भाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में, क्योंकि हमने देखा था मोनेरा और के अंदर ऑटो भी थे, हेट्रो भी थे, और ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप के थे, फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट की हेल्प से फूड बनाएंगे, एक थे मेरे पास कीमोसिंथेटिक जो केमिकल एनर्जी से फूड बनाएगा। अब देखो क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं कीमोसिंथेटिक। नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे और इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन उसको यूज करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक तो ग्लूकोज बना रहे हैं, फिर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिल रही है उसको यूज करते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा के उनसे जो एनर्जी मिल रही है उससे अपना एटीपी बनवाता है। और इन कीमोसिंथेटिक का जनरली रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्रेट रोल है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर इनमें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हेट्रोसिस्ट पे, बहुत क्वेश्चन आया हेट्रोसिस्ट पे, कौन सी बैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट आती है, नोस्ट्रोकैनाबिना के अंदर, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। आगे पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में, एक एक वर्ड। अब एक बार हेट्रोसिस्ट बता दो। हेट्रोसिस्ट बेटा सेल होती है नोस्ट्रोकैनाबिना। आप एक सेकेंड रुको बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना एक डायग्राम बना हुआ है, आई गेस मैंने डायग्राम का फोटो लिया भी है, नहीं डायग्राम का फोटो नहीं है, ऐसे बना हुआ है ना नोस्टोक का स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेल है, ऐसे यहाँ पे एक सेल बना, इसमें एक चेन सी बनी हुई है। ये इस सेल को बोलता है हेट्रोसिस सेल। ये हेट्रोसिस सेल ही होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मैम ये म्यूसिलेजिनस शीट क्या है? कौन सी? ये जेलेटिनस शीट बेटा, जेलेटिनस शीट जो हमारे कॉलोनीज में रहने वाले बैक्टीरिया था ना, उस कॉलोनीज के ऊपर एक कवरिंग होती है जिलेटिन की बनी हुई, जिलेटिन की बनी हुई एक शीट, मतलब कवरिंग, कॉलोनी सराउंडेड होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलोनीज। ओके मैम। चलो मैम इसके ऊपर तो म्यूसिलेज ना हो तो क्या होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ बेटा, जिलेटिन का, जिलेटिन वाला भी तो म्यूसिलेजिनस ही होता है, जिलेटिन म्यूसिलेजिनस एक ही बात है। ओके मैम, ये हेट्रोसिस्ट के बाद जो पैराग्राफ है वो बता दो। हेट्रोसिस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है ये बताना है? मैम वो पैराग्राफ बता दो उसके बाद का जो। ये वाला हेट्रोसिस्ट के बाद बेटा, ये वो देखो ऊपर तो दिया हुआ है सारा फोटोसिंथेटिक के बारे में, फिर लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल सब्सटेंस, कौन सा केमिकल सब्सटेंस? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जो कार्बन से मिलके बने होते हैं, इनऑर्गेनिक जो विदाउट कार्बन वाले होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराएंगे और उससे जो एनर्जी निकलेगी ऑक्सीडेशन करके, उस एनर्जी का यूज करके अपनी एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। ये ऐसे ही एनर्जी लेता है। हमने देखा फोटोसिंथेटिक वाले लाइट से अपना फूड बनाते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। और इनका रोल प्ले किसमें होता है? जैसे कि फोटोसिंथेटिक वालों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, इनका न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। इनकी साइकिल्स कभी नहीं पूछी जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, कोई साइकिल नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से। उसका एग्जाम्पल है कोई? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का हमारे पास अगर आप एग्जांपल देखो, लिख लो एग्जांपल। नाइट्रोसोमोनास। वेरी गुड, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। लिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हाँ कोई सा भी बोल सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। हो गया यहाँ तक? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब। मैम फिलामेंटस मतलब? फिलामेंटस का मतलब जिसकी बॉडी ऐसे फिलामेंट से मिलके बनी होती है, ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं उसमें फिलामेंट छोटे छोटे, उसको बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी। ठीक है, फिर आते हैं मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब तक तो फोटोसिंथेटिक वाले देखे, कीमो फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड
खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे से लेंगे। अब वो दूसरे से किस फॉर्म में ले सकता है, सेप्रोफाइटिक की तरह भी ले सकता है और पैरासाइट की तरह भी ले सकता है। ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है। और ये मेजोरिटी में इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स भी होता है। डीकम्पोजर्स मतलब सब्सटेंस को डीकम्पोज करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ये डीकम्पोजर्स होता है। इसके अलावा ह्यूमन अफेयर्स में इनका काम होता है। ह्यूमन अफेयर्स मतलब हमारी डेली दिनचर्या में भी इनका रोल प्ले होता है। वो कैसे, देखो, दूध से दही बनाने में कौन यूज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये भी तो इसी का एग्जाम्पल है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। एंटीबायोटिक बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, पेनिसिलिन। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट में, वो राइजोबियम। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होता है जो पैथोजेनिक होता है, डिसीज भी कोज करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ बैक्टीरिया फीजन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। फीजन समझते हो, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। यस मैम। अपना बैक्टीरिया दो पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करेगा और वो दोनों के दोनों पार्ट्स एक नया नया बैक्टीरिया बन जाएंगे, बाइनरी फीजन। और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो वो मल्टीपल। लेकिन जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये फीजन नहीं करा सकते, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। फिर वही स्पोर्स आगे जाके एक नया बैक्टीरिया बना देते हैं। और कभी कभी ये सेक्सुअल, हाँ जी, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के साथ फ्यूज करा देता है। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज करा के ऐसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि नीट के लिए और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो है मेरे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल हो, ऑस्ट्रिच। एंड ये सरवाइव कर सकते हैं कैसे, विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन भी ये सरवाइव कर सकते हैं। मैंने माइकोप्लाज्मा, हाँ जी, एग में यूनिसेलुलर होता है। कौन, एग यूनिसेलुलर होता है। कौन से एग की बात करो, ऑस्ट्रिच एग, यूनि और ह्यूमन एग, ऑस्ट्रिच है कोई सा भी, कोई सा भी एग अगर आप लोगे तो वो हमारा एग्जैक्टली यूनिसेलुलर होगा। ओके मैम। ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, ऐसा बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कोजिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट। मोनेरा फिनिश हमारा। मैम इसकी वजह से निमोनिया होता है? नहीं, माइकोप्लाज्मा की वजह से निमोनिया नहीं होता, निमोनिया के लिए अलग होता है। क्या होता है निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, पीपीएलओ। निमोनिया के लिए पीपीएलओ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होता है बेटा वो बैक्टीरिया। ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, नाम है सिर्फ इसका, निमोनिया कोज नहीं करता, ये निमोनिया कोज करने वाला दूसरा है। अगर ये निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया कोज करता है, लेकिन जो किड्स हो, छोटे छोटे बच्चे होता है ना, इन्फेंट्स, उसके अंदर ये निमोनिया कोज करता है। एग्जैक्टली जो प्रॉपर निमोनिया होता है न्यूमोकोकस के थ्रू होता है।
ठीक है, तो यहीं पे आज मैम पैथोजेनिक मत पैथोजेनिक बेटा लिखा ना, डिसीज कोजिंग, जो डिसीज कोज करता है। ओके मैम। एनी मोर डाउट्स? नहीं है? अब देखो, अब अपना होमवर्क सुन लो सबके सब। जितना मैंने आज तक यहाँ तक पढ़ा दिया है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना अपने यहाँ तक अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने बताए उनको हाईलाइट करके लिख लेना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, डीपीपी अच्छे से सॉल्व कर लेना। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। सब नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है आप लोगों को अच्छे से, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका चैप्टर पे डिमांड कमांड बनता चला जाएगा। एंड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करना बेटा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।